कोशिका विभाजन का जो दूसरा प्रकार है वो है समसूत्री विभाजन, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। सम का मतलब हो गया कि बराबर बराबर कोशिकाओं का विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। अब ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ये है कि जहाँ जो हमको आँख से दिखाई दे वो सभी जीव जंतु प्रोकैरियोटिक में आते हैं। अब इसका आगे देखेंगे कि जो कायिक कोशिका है, जिसको हम इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहते हैं, तो ये जो हमारा शरीर बना है ये जो है 99% कायिक कोशिका से मिलके बना है। अब इसके आगे देखेंगे कि जो जनन कोशिका होता है, औरतों में ओवम जिसको हम अंडाणु कहते हैं और पुरुषों में स्पर्म जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, इन दोनों में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे इसके आगे। तो आप देखेंगे कि जो समसूत्री विभाजन होता है ये 5 अवस्थाओं में होता है। तो इसका पहला जो अवस्था है वो है इंटरफेज, और दूसरा अवस्था है जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, और तीसरा अवस्था होता है उसको हम मेटोफेज कहते हैं, और चौथा अवस्था है उसको हम एनाफेज कहते हैं, और पांचवा है उसको हम टेलोफेज कहते हैं, यानी सबसे नीचे वाले पूंछ वाली भाग को। तो आप देखेंगे कि जो इंटरफेज है ये सबसे बड़ी अवस्था है। आप कोई भी काम शुरू करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, कोई नौकरी शुरू करेंगे या कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कि जो पहला स्टेप होता है वो आदमी को करने में बहुत कठिनाई होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, यानी वो बहुत बड़ा होता है। अगर जो आदमी उसको पहला स्टेप अगर जो ना कर जाता है, यानी पार कर जाता है, तो आगे वाला जो है वो स्टेप वो कर लेता है। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि जो इंटरफेज होता है वो सबसे बड़ी अवस्था होता है। इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो जाते हैं। अब इस तरह से कोशिका देखेंगे कि कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो इस तरह से आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो ये जो क्रोमोसोम देखेंगे कि आप ये दो जुड़े हैं, इसीलिए इनको हम जोड़े में दर्शाते हैं, और जोड़े में 23 होते हैं और संख्या में 46 होते हैं। तो ये इंटरफेज में क्या करते हैं कि इंटरफेज में ये यहाँ पे जुड़े हैं, ये इसके आगे ही अलग अलग हो जाते हैं, यानी इंटरफेज में अलग अलग हो जाते हैं ये क्रोमोसोम। अब इसके आगे जो प्रोफेज होता है इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा केंद्रक विभाजन के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है यही स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा है। तो ये क्या करता है कि केंद्रक के बीचों बीच से ये बनना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो है तीसरे फेज में जो मेटा फेज होता है, जो यानी बीच वाली जो अवस्था होती है, उसमें क्या होता है स्प्लिंडर फाइबर जो होता है वो पूर्ण रूप से बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये कोशिका हो गया, तो इसके जितने भी अंग हैं इस पे सब पे स्प्लिंडर फाइबर जो है आधे आधे पे पहुँच गया है, दोनों को अलग अलग बांटने के लिए यानी अलग अलग काटने के लिए स्प्लिंडर धागा यहाँ पे तैयार हो गया है तीसरी अवस्था में मेटाफेज में। अब इसके आगे देखेंगे चौथी अवस्था आती है और उसको हम एनाफेज कहते हैं। ये सबसे छोटी अवस्था होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो होता है तथा कोशिकाओं के अंदर जो जितने भी अंग होते हैं वो ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि जो एनाफेज है, तो एनाफेज में ये जितने भी कोशिका के अंग हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वेक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये क्या होता है कि दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं एनाफेज में। इसलिए चले जाते हैं कि जैसे जब भी ये कोशिका कटेगा बीच से, तो अगर जो ये अलग अलग नहीं जाएंगे तो शरीर का यानी इसका कुछ अंग उधर चला जाएगा
यानी एक साइड कुछ अंग नहीं पहुंच पाएगा, एक साइड पहुंच जाएगा। तो जो इस तरह से जब कोशिका जो बनेगा तो इसमें ऐसा होगा कि जिधर अंग पूरा गया होगा उधर का कोशिका काम करेगा, और जिधर नहीं गया होगा उधर का कोशिका काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब जैसे काटेंगे तो ऐसा कुछ कोशिका का अंग जो है बीच में पड़ जाएगा, जिसको काटने के बाद वो अलग अलग जो है दिखाई देगा। यानी जैसे उसका आधा अंग इधर लटक जाएगा, आधा अंग इधर लटक जाएगा। इसीलिए ये तीसरे फेज में होता है कि ये जो कोशिका के अंग हैं ये ध्रुवों की साइड, दोनों साइड चले जाते हैं। अब यहाँ ये कोशिका एकदम तैयार है अलग होने के लिए, यानी कटने के लिए एकदम रेडी है। तो अब जो इसका पांचवा फेज होता है, टेलोफेज होता है, ये कोशिका विभाजन का सबसे अंतिम अवस्था होता है। और यहाँ पे कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है, यानी कोशिका यहाँ पे विभाजन हो जाता है। अब यहाँ पे दो देखेंगे कि जो कोशिका विभाजन हो गया तो दो कोशिका का निर्माण हो गया। तो दोनों कोशिकाओं में सेम टू सेम अंग हैं, यानी जो अंग इधर है वो इधर भी है, पूरा रूप माने एकदम दोनों एक बराबर ही कोशिका बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि जो हमारे शरीर में जब भी कटता पीटता है या ऑपरेशन होता है तो जितना कोशिका कटी रहती हैं उतना ही कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा भर के घाव को सही कर देती हैं। अब कुछ बीमारियों में जो है समसूत्री विभाजन जो है सही से काम नहीं करता है, जैसे आपका शुगर हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो इसलिए ऑपरेशन से पहले जो है इन सभी बीमारियों का जांच कर लेते हैं कहीं शुगर तो नहीं है। अगर जो शुगर होगा तो जब ऑपरेशन होगा तो उसमें समसूत्री विभाजन बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो जहाँ से भी काटा जाएगा तो वो समसूत्री विभाजन न होने के कारण से उतने अंग जो है उसके सड़ जाते हैं, यानी वो हील नहीं करते हैं, यानी भरते नहीं हैं और वो खुल जाते हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन से पहले जो है उन सब बीमारियों का जांच कर लेते हैं, देखते हैं कि मैंने समसूत्री विभाजन बढ़िया से होगा कि नहीं, घाव कटेगा तो भरेगा कि नहीं, इन सब को देखने के लिए। अब इसका समसूत्री विभाजन देखेंगे कि जो अधिकतर जो है हम लोग देखेंगे कि जो छिपकली होती है उसकी पूंछ जो है दीवार में लग के कट जाती है। दरवाज़ा खोलते हैं हम लोग तो बीच में पड़ के कट जाती है। अब वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो कोशिका विभाजन हो के वो पूरा पूंछ दोबारा उसका बन जाता है। इसी तरह चूहों में होता है, चूहे का पूंछ अगर जो पकड़ लीजिए तो ऊपर वाला सर से खिसक के निकल जाता है, उसका ऊपर वाला चमड़ा जो होता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस पर एक नया चमड़ा आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे समसूत्री विभाजन का पूरा सर्किल। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।